यूपीएससी की प्रिपरेशन में इन सारी एनसीईआरटी को आप 90 दिन में, 60 दिन में नहीं बल्कि 51 डेज में कैसे कंप्लीट करेंगे, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी आपको बताऊंगा जो इन एनसीईआरटीज को 51 डेज में कवर करने के लिए आपका साथ देंगी, है ना। तो एंड तक देखिएगा। मैंने ये पोल करवाया था अपने YouTube के कम्युनिटी पे, जिसपे आप लोगों ने रिप्लाई किया था। मैंने ये 4 सवाल पूछे थे। आप लोगों ने कहा कि भैया आप एनसीईआरटी का सेशन लीजिए, ले आइए, यूपीएससी 2026 की स्ट्रैटेजी ले आइए, हमें ये सब जानना है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। जैसे जैसे हम इन सारे सेशंस को लेंगे, ये तो अभी फिर भी बहुत कम है, बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं जो कि हम लोग लेने वाले हैं, ताकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस टाइम टू टाइम वो नोटिफिकेशन आती रहेगी और आप उसको खोलिए और फ्री में वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी और स्ट्रैटेजी मिलेगी। तो बेल आइकॉन को आपको दबाना है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब जो है बहुत मिनिमम कर रहे हैं। तो आपको कहीं सर्च ना करना पड़े, इसलिए बेल नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उसको घंटी दबा दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस वीडियो में क्या क्या होगा? इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे इनके बारे में। अब ये चीजें क्या हैं वो जब तक आप वीडियो को कंप्लीट में नहीं देखोगे तब तक नहीं पता चलेंगी, ठीक है। नंबर 1 हम ये समझेंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ें कैसे। मेरे पास एनसीईआरटी है, मैं आपको लाइव बताऊंगा कि उसको पढ़ें कैसे और कैसे हम उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, 59 डेज का टाइम टेबल क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के रिसोर्सेज क्या होंगे, कौन कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। मैंने अब लगभग 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी एनसीईआरटी के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, वो पूरी रिसोर्सेज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते अगर आपको एमसीक्यूज पता चले, अगर आपको पीवाईक्यूज पता चले, तो फिर आपकी इंटीग्रेटेड पढ़ाई होती है ना। जानेंगे कंप्लीट सब कुछ इस वीडियो में। तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइमल्टेनियसली अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपको एक मेंटोरशिप की जरूरत है, आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिए। मुझे पता है कि आप घर में बैठते हैं, लेकिन आपके सर पर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि आपको देखे, आपको गाइड करे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनसीईआरटी के साथ आप पीवाईक्यूज को जरूर साथ में लेके चलें। दोस्तों, हम लोग भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान में दिशा पब्लिकेशन की किताब को रेफर किया करते थे। तब कुछ और एडिशन हुआ करता था, अब इन्होंने कुछ नया एडिशन, 5th एडिशन निकाला हुआ है। दिस इज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इनके पास लगभग 13 साल का पीवाईक्यूज का पूरा एक बुक है। उस बुक में ये लोग जो GS1 हमारा पेपर 1 है और सीसैट दोनों की आंसर की, जो कि यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की होती है, उससे मैच होती जाती है, एक्सप्लेनेशंस के साथ है। सेम चीज इसमें भी है, मॉडल आंसर के साथ। इनफैक्ट जो हमारा मेंस का पेपर होता है GS 1, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है। मैं डिटेल में आपको दिखाता हूं। इनकी जो कंटेंट है कुछ इस तरीके से है, ये पीडीएफ है, ये है वो टेबल, ठीक है। ये देखिए, आईएएस प्रीलिम सॉल्व पेपर 1 2023, सॉल्व पेपर 1 2023 ऐसे करके, पेपर 2, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, सैंपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो आप ऑर्डर कर सकते हो इनको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे लिंक दिए हुए हैं। पीवाईक्यूज का होना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी टॉपर्स की भी वीडियो देखी होगी और अगर आप मेरी बात मानते हैं तो पीवाईक्यूज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियसली दूसरी दिखाता हूं आपको, ये है मेंस की, ऐसे हो गया। साथ में जितने भी पेपर 1 है, सोसाइटी, फिलॉसफी, इकोनॉमी, सबके GS1, GS2, GS3, GS4 सबके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बुक लेनी है दिशा पब्लिकेशन की। आप जाएं ऑनलाइन, Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर जैसे आप ऑर्डर करना है वैसे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। आपने ये, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, ये बहुत रियलिस्टिक मीम्स हैं, मतलब लिटरली बहुत रियलिस्टिक मीम्स है। जब मैंने पढ़ा कि ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी, दोनों अलग होते हैं क्या या दोनों सेम होते हैं, है ना। ये देखिए, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था, मतलब एनसीईआरटी का फाउंडेशन है। और ये मजाक नहीं, ये लिटरल वर्ड है कि यहीं से शुरुआत होती है हमारी और फिर
हम जाके GS1 में इतना अच्छा आंसर लिखते हैं, GS2 में अच्छा आंसर लिखते हैं, एसए में लिखते हैं, हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। ये देखिए सनी देओल है, पता है किस मूवी का है ये? एनसीईआरटी पहली बार पढ़ें, उसके बाद एनसीईआरटी दूसरी बार पढ़ें, फिर उसके बाद फिर से एनसीईआरटी पढ़ें। तो जैसे वो था उसमें कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी, मतलब 3-4 बार पढ़ें। लेकिन जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उसमें आपको 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस 60 दिन के अंदर, 51 डेज के अंदर कैसे कवर करनी है, अब ये कहानी चालू होती है। सबसे पहले ये ग्राफ देख रहे हो आप, हमारा इस साइड सब्जेक्ट है, इस साइड पूरी क्लासेस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या सारी ही एनसीईआरटी पढ़नी होती है क्या, क्लास 6 टू क्लास 12? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक अलग मिथ है। ठीक है, आपको सबसे पहले आप उठा लो हायर क्लास की। हायर क्लास मतलब 11th एंड 12th की, क्योंकि 11th एंड 12th में वो सारी बातें कही गई हैं जो कि 6 to 10th में कही गई हैं, छोटे छोटे फॉर्म्स में लिखी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि 11th और 12th की किताबों में जो लिखा है वो कंटेंट मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा, देन यू गो बैक टू 9, देन यू गो बैक टू 8, 6, तब आप जाइए पीछे। लेकिन अगर आपको 11th 12th की समझ में आ रही है देन इट डजंट मैटर, आपको नहीं जाना है पीछे। तो हमें जो अप्रोच लेनी है इनिशियली वो यही लेनी है कि हमें यहां से आना है टॉप टू बॉटम। अगर टॉप मतलब कि 11th और 12th की किताबें समझ में आ रही हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप जाइए नीचे। आप नीचे से ही मत शुरू करिए, वो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस चार्ट पे। हिस्ट्री, हिस्ट्री आपको क्लास 11th और क्लास 12th की ही पढ़नी है। मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आपको 11th और 12th की ही पढ़नी है। इन केस अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं देन यू गो बैक और फिर आप पढ़ें क्लास 6 से लेकर क्लास 10th की, तब वो माइन्यूट चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, हिस्ट्री के लिए आई वुड सजेस्ट ओल्ड एनसीईआरटी तमिलनाडु वाली, वो थोड़ी सी ज्यादा रिसोर्सेज हैं, फैक्ट्स ज्यादा हैं, लोग रेफर करते हैं उसको। ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए मैं यहां बता देता हूं। अच्छा, पॉलिटी के लिए आपको क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, यहां पे आपको नहीं पढ़ना है। और बहुत अच्छे से बता रखा है, क्लास 11th 12th में बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रखा है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप जाओ यहां पढ़ो। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए हमें क्लास 11th और क्लास 12th की तो पढ़नी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल होता है, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो कि क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो हम क्या करते हैं, जो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम क्लास 10th की रेफर करेंगे, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम 6 to 9 से रेफर करेंगे। मतलब ज्योग्राफी एक ऐसा एक लौता सब्जेक्ट है जहां पर प्योर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात होगी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। आप इसको पहले यहां से कवर कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो यू गो बैक एंड देन स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 to 10। ओके, इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए क्लास 11th, वैसे तो बहुत डिटेल में हमारे किसी भी एनसीईआरटी के इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंटेंट नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास 10th पर जाइए, अदरवाइज यहां तक ठीक है मामला। अब आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो हमारा एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है ना, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, वो है, वो आप जरूर पढ़िए, वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 5 टिल एंड। ठीक है, चैप्टर 5 से आप इसको पढ़ सकते हैं। आता है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री और आईआर। वर्ल्ड हिस्ट्री आप सिर्फ क्लास 12 से पढ़िए। आईआर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जब बात हो रही है तो उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आईआर का स्टैटिक पोर्शन है, जो कि अलग देशों के बारे में बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात हो रही है ना। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी हमारा जो GS1 है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन समाज में, जो हमारे भारत के कल्चर में, समाज में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, कास्ट, डाइवर्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, विमेन्स इश्यूज, वो सब कुछ बड़े प्यार से दे रखा है इसमें। तो आपको 11th और 12th की पढ़नी है, और बच्चों के पास, जो जिनके पास सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए तो मस्त हो जाता है। अब हम लोग आते हैं अगले स्लाइड पे। अभी पिक्चर बहुत बाकी है, आगे देखते रहिएगा। 59 डेज का ये है टाइम टेबल। इस टाइम टेबल में क्या करना है आपको, नंबर 1 ये है सब्जेक्ट, इस साइड में ये है मॉर्निंग स्लॉट, फिर सब्जेक्ट, ये है इवनिंग स्लॉट। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं,
या अगर आप जॉब के साथ भी कर रहे हैं तो घंटे इसमें डिवाइड कर लीजिए और टाइम डेज बढ़ा दीजिएगा। चलिए, अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, मॉर्निंग स्लॉट में आप हिस्ट्री लगा लीजिए, हिस्ट्री उठाइए। इवनिंग स्लॉट में आप पॉलिटी उठाइए और 20 दिन के अंदर आपको हिस्ट्री 4 घंटे डेली और लगभग पॉलिटी 4 घंटे डेली, ये आपको 100% क्लैरिटी दिलाएगा। और 20 दिन के अंदर, 20 डेज के अंदर अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, मन लग रहा है, इंटेंट अच्छा है, तो वो क्लियर हो जाएगा। आप इसको प्लस माइनस 1 डे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि 4 घंटे है तो 4 ही घंटे, मैंने 4 घंटे बता दिए हैं। अगर आप लिटरली ईमानदारी से प्रोडक्टिव 4 घंटे हो गए तो ऑनेस्टली ये कवर हो जाएगा। पॉलिटी 15 दिन में, ठीक है, शाम वाला स्लॉट है। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी थोड़ा सा बड़ा है, कंसेप्ट्स को समझने में वक्त लगता है, क्योंकि ज्योग्राफी में हम मैप्स भी बनाते हैं और ग्राफ को, डायग्राम्स को समझते हैं। तो इसमें मैंने 25 दिन दिए हैं। इनफैक्ट ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और बायोलॉजी, इनको लगभग मैंने 1 महीना दिया है, क्योंकि इनकी किताबें भी ज्यादा थी, मैंने आपको अभी पीछे बताया है ना। 3 घंटे लगेंगे इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी को पढ़ने में और 5 घंटा मैंने इसको दिया है। इंटरेस्ट भी काफी आता है और बहुत वैल्यू भी होती है, क्योंकि GS1 में तो इसका काम है, GS3 में भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। और ज्योग्राफी के साथ साथ हमारी मैपिंग भी आ जाती है। मैपिंग एटलस वाली आप किताब ले सकते हो उसमें। इकोनॉमी, इकोनॉमी की एक ही किताब है एनसीईआरटी की, उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो आपको 5 दिन में इकोनॉमी खत्म करनी है, 4 घंटे पढ़ाई करिए उसके साथ, क्योंकि इकोनॉमी का जो मेजर पोर्शन है वो स्टैंडर्ड बुक से जाता है या फिर किसी टीचर, फैकल्टी, किसी के नोट्स से जाता है, ठीक। वर्ल्ड हिस्ट्री IR बहुत बड़ा नहीं है, ये भी 5 दिन भी मैंने बहुत लिखा है, 4 दिन के अंदर कवर हो सकता है अगर आप 4 घंटे इसको पढ़ो तो। ये मैं समझता हूं कि दिखने में जो चीजें होती हैं वो प्रैक्टिकल में नहीं होती हैं, लेकिन अब शुरू तो करिए, स्टार्ट तो करिए, आपको एक टाइम टेबल मिल गया ना, है ना। इंडियन सोसाइटी, ये एक बहुत अंदर से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बदल देगा। 9 दिन 4 घंटे पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इंडियन सोसाइटी क्लास 11, क्लास 12, और ये सब आपका हो जाएगा 51 डेज के अंदर। सब कुछ 51 डेज के अंदर हो जाएगा, प्लस माइनस 1-2 दिन मान लीजिए, चलिए, ठीक है। आपके पास लगभग 7 से 9 दिन बच रहे हैं। अब उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको रिवाइज करना है। जब भी आप ये पढ़ोगे आप अंडरलाइन करोगे। कैसे करोगे वो मैं आपको भी दिखाता हूं। रिवाइज करोगे, MCQs आप लगाओगे। अब कैसे लगेंगे MCQs वो देखते हैं, ठीक है। ये है कुछ रिसोर्सेज जो मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, फिर भी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, लिंक है डाउनलोड नाउ वो टूल का, उस पर क्लिक करो और आप पहुंच जाओगे टेलीग्राम पे। ये सब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये कौन कौन सी किताबें हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस कहां कहां से पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, सब कुछ दी हुई है, मैं आपको बता दूंगा। अब ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन के लिए क्या है ये सेक्शन, एनसीईआरटी को हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, सबसे पहले हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, मेरे पास एनसीईआरटी खुली हुई है। ये है एनसीईआरटी क्लास 12 की, ठीक है। ये क्लास 12 की एनसीईआरटी है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये नेहरू जी हैं। हमें क्या करना है इसमें, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये है हमारा चैप्टर 1। इस चैप्टर में यही बताया है कि कैसे अभी अभी भारत जो है वो आजाद हुआ है और किस तरीके से भारत एक जो कॉलोनियलिज्म था, अंग्रेजों का गुलाम था एक टाइम पे, वो अब आजाद हो चुका है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रहा है। तो उसके लिए अब चुनाव होंगे। तो इस पूरे के पूरे शीट में पेज 1 में ये बताया गया है, ठीक है। अब आपको कैसे पढ़ना है इसको, अगर आपके पास वो एनसीईआरटी होगी ना तो ओपन कर लेना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये मान लो मेरे पास एनसीईआरटी है, मुझे किताब मतलब पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले जाऊंगा, ये देखिए, सबसे पहले आपको बुक खोल के ये देखना है कि कौन कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर्स का नाम क्या क्या है, ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद मैं चैप्टर 1 खोलता हूं। चैप्टर 1 के बाद मैं जाऊंगा जो पीछे एक्सरसाइज वाला सेक्शन है, ठीक है।
ये देखिए, ये है हमारा एक्सरसाइज का सेक्शन। यहां पर मैं पहले जाऊंगा, देखूंगा कि सवाल क्या क्या है। ठीक है, सवाल देख लिया हमारे, पीछे में चला गया, ये सवाल देख लिया मैंने, हमें एक आइडिया लग जाएगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हम पहले ही पढ़ना नहीं शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम अब टॉपिक्स और सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप दूसरे पेज पे आओगे, ठीक है, नीचे आओ आप और नीचे आओ, चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा कि वोटिंग का जो प्रक्रिया है, मेथड है, वो पहले से काफी चेंज हो गया है। पहले आपको पता है कैसे थे, अब ईवीएम मशीन आ चुकी है। अगर मुझे इस पेज 1 में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखी है तो सिर्फ वो दिखी है जो कि लास्ट पैराग्राफ में था। वो ये था कि हमें याद रखना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949। बहुत पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे, लेकिन अब नहीं पूछा है। और साइन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 में साइन हुआ था और अफेक्टिव हुआ था 26 जनवरी। तो हमारे पास 26 नवंबर, हमारे पास 24 जनवरी और 26 जनवरी, 3 डेट ऐसी हैं जब संविधान से रिलेटेड चीजें आ सकती हैं। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग में से गेम हो सकता है। साथ ही में यहां पर दिया है, हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन, जनरल इलेक्शन इन्होंने पहला करवाया था। और ये इंपॉर्टेंट है, ये वनडे एग्जाम में भी आता है, बहुत पहले यूपीएससी में भी एक बार जिक्र किया था इसका। सो हम ऐसे पढ़ेंगे, ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा। सब कुछ हम नहीं अंडरलाइन करेंगे, जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो लगती हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जो कहानी है वो कहानी के तरह में आप समझिए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि जब पहला चुनाव हुआ था तब लगभग हमारे पास 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, जिसमें से 3200 एमएलए और 489 लोकसभा मेंबर्स थे। तो ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये कहानी के रूप में याद करिए। आपसे यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि भाई 15% था, 3200 एमएलए थे, या फिर 17 करोड़ जनता थी, ये सब नहीं पूछेगा आपसे। ये कहानी के तौर पे याद करिए, इसको नोट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, यहां पर आप देखोगे बात हो रही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। ये इंपॉर्टेंट है, यूरोप में कैसा था, नॉर्थ अमेरिका में कैसा था, यूरोप, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया कैसे पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं इस सेक्शन पे। नंबर 1, हमें जो किताब हमारी है एनसीईआरटी की, उसमें जो सब हेडिंग है, ये मेरे पास मेडिवल हिस्ट्री है क्लास 11th की। आपको देखना है, अगर कोई टॉपिक है, मान लो गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल लाइफ अंडर दिल्ली सल्तनत, ठीक है, तो आपको वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो पहले नंबर 1 स्टेप आपको टेबल ऑफ कंटेंट देखना है, फिर पीछे की एक्सरसाइज देखनी है, फिर आप आएंगे, आप किताब को फिर पढ़ेंगे टॉपिक्स के हिसाब से। सब कुछ नहीं अंडरलाइन करना, एक नई किताब नहीं बनानी है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इससे इंपॉर्टेंट चीज पा सकते हो। अब मैंने क्या किया था, पाईजीपीटी को यूज करके मैंने इस एनसीईआरटी का जो पेज है, ये जो पेज मैंने आपको दिखाया है, इस पेज की फोटो ली और देखिए कि एनसीईआरटी में कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ चुका है। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, आपको डाउनलोड करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिखा हुआ है डाउनलोड नाउ एआई टूल, आपको वहां से करना है। ठीक है, मैंने फोटो ली, आप ओपन करोगे ऐप, ये देखो मैंने अपने लैपटॉप से फोटो ली, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, सेम वही जो मैंने आपको पढ़ाया है। उसी फोटो क्लिक करोगे आप, आपके पास ये बॉटम शीट खुलकर ऊपर आ जाएगी। ठीक, यहां पर देखिए आपको प्रॉम्प्ट देने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कितनी बार आपको बताया है, प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है। आपको एक क्लिक पे इससे पता चल जाएगा कि एमसीक्यूज कितने निकल सकते हैं, मेंस के पीवाईक्यूज पता चल जाएंगे। सोचो, अगर आप एक पेज पढ़ रहे हो, उससे फोटो खींच के ये पता चल जाए कि इस पेज से पीवाईक्यूज कितने आए थे, एमसीक्यूज कितने आए थे, कितना अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी, हिंदी आप ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताना, इंग्लिश में मैं आपको दिखा ही रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया, समरी ले ली। यहां पर कहीं पर भी बुलेट पॉइंट्स नहीं है, लेकिन जो समरी ये जनरेट कर रहा है इसमें बुलेट पॉइंट्स है। वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया एंड द चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, अब मैंने इसको कहा कि भाई एआई बटन पे मैंने क्लिक किया और बोला कि एमसीक्यू जनरेट करो।
सो मैंने एआई बटन पे क्लिक किया, एमसीक्यू पे क्लिक किया और रियल टाइम आपको उसी पेज से 5 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सोचिए आपने वो पेज खत्म किया और आपने फोटो खींच के अपलोड किया और फिर उससे आप पूछ रहे हो। आप देखो कितनी फास्ट आपकी रिवीजन होगी, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन कितना तगड़ा हो रहा है यहाँ पे। ये सेम चीज आप सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन से भी कर सकते हो, है ना। गलत होगा तो आपको सही जवाब ये बता देगा, आप सही होगा तो भाई आप पास हो गए। साइमल्टेनियसली हमने इसको पूछा कि प्रीलिम्स का कोई सवाल आया है कि नहीं आया है पिछले 5 से 10 सालों में, इसने बताया बिल्कुल आया है। इसी पेज से 2018 और 2021 में सवाल आ चुके हैं प्रीलिम्स के एक्सप्लेनेशंस के साथ। हमने इनसे पूछा कि भाई मेंस का आया है कि नहीं आया, अभी मेंस का भी बता देगा ये। सो एआई टूल्स को यूज करने में कोई भी शर्म नहीं है, बिल्कुल घबराइए मत। ये देखिए मेंस का मैंने पूछा है, मेंस का ये इसी पेज से लगभग 2017 में, चूंकि ये GS2 का है, 2015 में भी GS1 में आ चुका है क्योंकि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला क्वेश्चन है। आप इससे पूछ सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस मेंस के लिए जनरेट होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, किसी भी आर्टिकल किसी भी पेज से मेंस का कैसा क्वेश्चन बनेगा। ये बन गया, क्लिक करेंगे मॉडल आंसर आ गया। साथ ही में मैंने इससे इंटरैक्ट भी किया, मैंने इससे पूछ भी लिया यहाँ पर कि भाई हु इज सुकुमार सेन। देखिए मैंने भी इंटरैक्ट करना शुरू किया, हु इज सुकुमार सेन, तो ये बता देगा। सो यूज करिए, टॉपर्स ने, फैकल्टी ने भी बोला है एआई टूल्स को यूज करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। तो अगर आप घर पे बैठते हैं, तैयारी कर रहे हैं, सो 100% आपको रिजल्ट दिखेगा इससे। आप डाउनलोड देखिए, इसका रिजल्ट दे दिया इसने। और भी कई सारे फीचर्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, आप इसका रीडिंग मोड चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, है ना। सो आपको क्या करना है, एक क्लिक पे आपको लगभग 400 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। टॉपर्स ने रेकमेंड किया है, प्रॉम्प्ट फ्री एआई टूल है और हिंदी में भी अवेलेबल होगा। इसीलिए डोंट फोकस ऑन स्मॉल फैक्ट्स ऑन एनसीईआरटी, आपको बड़े पिक्चर पे ध्यान देनी है। आप रिटेन करने के लिए पढ़िए, न कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो आप। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ठीक है। एमसीक्यूज फ्रॉम एवरी चैप्टर आपको मैंने बता दिया है, पीवाईक्यूज के लिए मैंने आपको दिशा की बुक बता दी है। कोई भी और डाउट रहता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, हम लोग आपके प्रॉब्लम को हमेशा एड्रेस करते थे, करेंगे। और जो भी एस्पिरेंट्स जो 1 साल की मेंटरशिप फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हमने मंथली मेंटरशिप का प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि 30 डेज के लिए उसकी वैलिडिटी है। जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने ये प्रोग्राम लिया है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जय हिंद, जय भारत।